नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ रजनी। रजनी के पहले भाग में हमने पढ़ा कि रजनी जो है वो लीला बहन के घर जाती है और उसे बाजार चलने के लिए पूछती है। तो तब लीला कहती है कि अमित अपना रिजल्ट लेकर आने ही वाला है। इस पर रजनी कहती है कि वह मिठाई खाकर ही जाएगी। इस अवसर के लिए लीला रसमलाई लेकर आई थी। इसी बीच अमित रोता हुआ कमरे में प्रवेश करता है कि उसके गणित में नंबर बहुत कम है और उसने गणित की ट्यूशन नहीं लगाई थी। लीला अमित से पूछती है कि जब तू पेपर ठीक करके आया था तो नंबर कम क्यों आए। इस पर रजनी अमित का रिपोर्ट कार्ड चेक करती है। गणित को छोड़कर उसके अन्य विषय में अच्छे अंक थे। रजनी अमित को रोने से मना करती है और मास्टर के पास जाकर इस संबंध में बात करना चाहती है, पर अमित डर जाता है। उसे भय है कि बात करने से मास्टर उसे अगले वर्ष और तंग करेगा। अगले दिन रजनी स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है। उसे अमित की गणित की कॉपी दिखाने को कहती है, परंतु हेडमास्टर कहते हैं कि उनके यहाँ वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाने का नियम है। लेकिन रजनी फिर से आग्रह करती है। तब हेडमास्टर कहते हैं कि आप व्यर्थ में अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। रजनी कहती है कि आपके स्कूल के मास्टर जबरदस्ती बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहते हैं। उस पर हेडमास्टर कहते हैं कि शिक्षक और विद्यार्थी के आपसी मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। रजनी ने हेडमास्टर को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सब बेकार गया। आखिर रजनी घर लौट आती है। पति ने रजनी से जब पूछा कि क्या वह बाहर गई थी, इस पर रजनी स्कूल की सारी घटना अपने पति को बता देती है। यह सुनकर पति नाराज हो जाता है। वह उसे कहता है कि तुमने क्या सारी दुनिया का ठेका उठा रखा है। लेकिन रजनी अपने पति से कहती है कि गलती करने वाला गुनहगार होता है, पर उसे सहने वाला भी गुनहगार होता है। वह पति से यह भी कहती है कि उस जैसे लोगों के द्वारा ही देश का भला नहीं हो रहा। तो ये पढ़ा था हमने पिछले भाग में, और अब इससे आगे के दृश्य में रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस जाती है उनसे मिलने। तो आइए पढ़ते हैं आगे क्या होता है। और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष है और कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है और साथ ही उससे मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है और सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षा के लिए। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है और बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। तो रजनी चपरासी से कहती है, कितनी देर और बैठना होगा। चपरासी कहता है कि हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। तो यह तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लग जाता है और कैमरा ऑफिस के अंदर साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है। फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम के स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रखकर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर चला जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव। घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दनदनाती हुई भीतर जाने लगती है। तो यानी कि प्रतीक्षा करते करते जब बहुत देर हो जाती है तो रजनी बड़बड़ाने लगती है और तभी एक आदमी आता है तथा स्लिप के नीचे 5 रुपए का नोट रखकर देता है। चपरासी उसे तुरंत डायरेक्टर से मिलने अंदर भेज देता है। तो रजनी यह सब देख रही होती है तो वह भी अंदर जाने की कोशिश करती है। तो चपरासी उसे रोक लेता है और कहता है, अरे अरे अरे, किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या। तो रजनी कहती है, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं, और वह दरवाजा धकेल कर अंदर चली जाती है। चपरासी कहता है, अरे कैसी औरत है, सुनती च नहीं। वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से कमरे के अंदर का दृश्य अब दिखाया जाता है। जो निदेशक महोदय हैं यानी कि जो डायरेक्टर हैं, वह कुर्सी की पीठ से टिक कर सिगरेट पी रहे हैं और रजनी को देखकर आश्चर्य से पूछते हैं, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था। रजनी कहती है, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। क्या कह रही हैं आप। तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको। खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। तो निदेशक कहते हैं, कहिए। रजनी कहती है, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। तो निदेशक पूछते हैं, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, रजनी जवाब देती है।
तो निदेशक पूछते हैं कहिए आप क्या जानना चाहती हैं। तो रजनी कहती है कि जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। तो निदेशक महोदय जो है गर्व से कहते हैं कि जी हाँ देता है, बोर्ड का काम ही है कि यह शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। तो रजनी कहती है जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। तो निदेशक महोदय जवाब देते हैं कि ऑफ कोर्स बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। तो रजनी कहती है स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है। तो निदेशक महोदय जवाब देते हैं इसमें धंधे की क्या बात है, जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से ना लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार है, उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वह ट्यूशन ले वरना पछताएगा, लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। तो निदेशक महोदय कहते हैं वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। तो रजनी जवाब देती है क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को। निदेशक महोदय कहते हैं लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। तो रजनी व्यंग्य से कहती है ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छन कर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक महोदय गुस्से में आ जाते हैं, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। तो रजनी कहती है ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। और वह झटके से बाहर चली जाती है और निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। यह दृश्य इस तरह से समाप्त हो जाता है और नया दृश्य शुरू होता है। और नए दृश्य में किसी अखबार का एक दफ्तर है और कमरे में संपादक बैठे हैं और साथ में 3-4 महिलाएं यानी कि स्त्रियां रजनी के साथ बैठी हैं। संपादक महोदय कहते हैं आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया, इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आ जाती है, अच्छा आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा, तो फिर दीजिए हमारा साथ। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। संपादक महोदय कहते हैं बस बस बस, मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए, रजनी संपादक महोदय से कहती है। तो संपादक महोदय कहते हैं इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है, एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी खुश हो जाती है गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से ही संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भागदौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने की आग्रह के साथ सूचना दीजिएगा।
तो संपादक महोदय कहते हैं दे दी, तो सब लोग हंस पड़ते हैं। ये हुई ना कुछ बात। तो इस तरह से यह दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य शुरू होता है। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, हॉल पूरा भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। तो रजनी कहती है माइक पर कि बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। बड़ा अच्छा लगा, सब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। तो सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाजों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इस तरह से यह दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य है रजनी के फ्लैट का। सवेरे का समय है, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है और जल्दी जल्दी पढ़ता है। फिर एकदम चिल्लाता है और कहते हैं, अरे रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। तो रजनी कहती है, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया यह नियम। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां ना बिखेरी जा सकें। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो रजनी इतराते हुए कहती है, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। और इस तरह से दोनों हंसने लगते हैं। लीला बहन आती हैं और वे कहती हैं कि उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांति भाई भी कहते हैं, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है और सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे ये दृश्य समाप्त हो जाता है। तो पाठ के इस अंतिम दृश्य में रजनी का पति रवि अखबार पढ़ते हुए उसे बताता है कि बोर्ड ने उसके प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी बहुत प्रसन्न हो जाती है, रवि भी उस पर बहुत गर्व करता है। तभी लीला बहन, कांति भाई और अमित वहां पर मिठाई लेकर आ जाते हैं और हंसी खुशी का माहौल दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यह था पाठ रजनी। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।